नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू एसजी इडू सेंटर डेली करंट अफेयर। एसजी इडू सेंटर डेली करंट अफेयर में आप सबका स्वागत है। फ्रेंड्स, आज है 1 मई और 1 मई के जितने भी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर है उसको हम लोग एमसीक्यू के थ्रू देखने का प्रयास करेंगे। आइए शुरू करते हैं। आज का पहला हेडिंग है कि पंजाब ने एंटी ड्रोन प्रणाली का परीक्षण पूरा किया, जल्द होगी पाकिस्तान सीमा पर तैनाती। सेकेंड है, त्रिनिदाद और टोबैगो के प्रधानमंत्री पद का चुनाव कमल प्रसाद विशेश्वरी ने जीता है। थर्ड है, भारत सरकार ने अपने पहले फाउंडेशन लैंग्वेज मॉडल के निर्माण के लिए सर्वम एआई का चयन किया है। फोर्थ है, सैटेलाइट बस एज ए सर्विस पहल इन स्पेस ने शुरू की है। फोर्थ है, इसरो ने इंटरनेशनल चार्टर स्पेस एंड मेजर डिजास्टर्स में 6 मंथ के लिए नेतृत्व संभाला है। सिक्स्थ है कि अप्रैल 2025 में बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन यानी BWF के नए अध्यक्ष के रूप में कुनइंग पतामा लिस्क दत्तकुल चुनी गई हैं। सेवेंथ है कि नई राष्ट्रीय विनिर्माण मिशन के लिए गठित अंतर मंत्रालय समिति के अध्यक्ष BR सुब्रमण्यम नियुक्त किए गए हैं। एट्थ है कि वैस नए मोबाइल एप्लीकेशन भारत की 5वीं समुद्री मत्स्य जनगणना के लिए डिजिटल डेटा संग्रहण की नई पहल। नाइन्थ है, सिपरी रिपोर्ट 2024 भारत विश्व में सैन्य खर्च के मामले में 5वें स्थान पर है। 10th है कि ब्राजील के ब्रासिलिया में आयोजित हुई 11वीं ब्रिक्स श्रम और रोजगार मंत्रियों की बैठक। फाउंडेशन है कि अपने लक्ष्य को इतना बड़ा बना लो कि मुश्किलें छोटी लगने लगे, यानी मेक योर गोल सो बिग दैट ऑब्स्टिकल सीम स्मॉल। फ्रेंड्स, हम लोगों ने 13 अप्रैल के जितने भी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर देखे थे उसको शॉर्टली में रिवाइज कर लेते हैं कि हाल ही में शाहिद रजाई बंदरगाह पर हुए घातक विस्फोट के बाद राष्ट्रीय शोक की घोषणा किसने की? ईरान ने। हाल ही में आईपीएल में शतक लगाने वाले सबसे युवा बल्लेबाज कौन बने हैं? तो वैभव सूर्यवंशी। टेलिस्मान सेबर 2025 नामक सैन्य अभ्यास का 11वां संस्करण निम्नलिखित में से किस देश में आयोजित किया गया? तो ऑस्ट्रेलिया में। पूर्वोत्तर भारत के किस राज्य को अफ्रीकन स्वाइन फीवर के प्रकोप से भारी नुकसान हुआ है? मिजोरम को। भारत सरकार परमाणु ऊर्जा संयंत्रों में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश यानी एफडीआई की कितनी सीमा तक अनुमति देने पर विचार कर रही है? तो 49%। हाल ही में जारी आंकड़ों के अनुसार वित्त वर्ष 2023-24 में कॉरपोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व सीएसआर पर खर्च करने में कौन सी कंपनी शीर्ष पर है? तो एचडीएफसी बैंक। हाल ही में फिजी का सर्वोच्च सम्मान किसे प्रदान किया गया है? तो मधुसूदन साई को। हाल ही में एमजीएस नारायण का निधन हो गया, वह कौन थे? तो इतिहासकार। वर्ष 2025 के गोल्डमैन पर्यावरण पुरस्कार के लिए किसे चुना गया? तो 3 लोगों को चुना गया था, बाथमुख लॉन्स डेस्ब, सीमा गोरबेज, कार्लोस मालो। द कश्मीर साल उपन्यास किसने लिखा है? तो रोजी थॉमस ने। फ्रेंड्स, आज का पहला क्वेश्चन है कि हाल ही में किसने एंटी ड्रोन प्रणाली का परीक्षण पूरा किया, यानी हु हैज रिसेंटली कंप्लीटेड द टेस्टिंग्स ऑफ एंटी ड्रोन सिस्टम? ऑप्शन ए गुजरात, ऑप्शन बी पंजाब, ऑप्शन सी राजस्थान और ऑप्शन डी नन ऑफ दिस। तो इसका सही आंसर है फ्रेंड्स कि पंजाब जो है एंटी डॉट प्रणाली का परीक्षण पूरा किया हुआ है। देख लेते हैं इसको पंजाब को मैप में कि पंजाब जो है इसका लोकेशन जो है आपको नॉर्थ इंडिया में पड़ता है। यहाँ के कैपिटल की बात करें तो कैपिटल चंडीगढ़ है। सीएम भगवत मान, गवर्नर गुलाब चंद कटारिया। लोकसभा की 13 और राज्यसभा की 7 सीटें हैं। फ्रेंड्स, पंजाब पुलिस ने हाल ही में एंटी ड्रोन प्रणाली का परीक्षण सफलतापूर्वक पूरा किया है। यह प्रणाली पाकिस्तानी सीमा से ड्रोन के जरिए हथियार और नशीले पदार्थ की तस्करी को रोकने के लिए तैनात की जाएगी। पंजाब पुलिस प्रमुख गौरव यादव ने मीडिया को बताया कि परीक्षण पूरा हो चुका है और जल्द ही यह तकनीक राज्य के दूसरी सुरक्षा पंक्ति पर स्थापित की जाएगी। यह प्रणाली सीमा सुरक्षा बल यानी बीएसएफ और गृह मंत्रालय के सहयोग से लगाई जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि त्रिनिदाद और टोबैगो के प्रधानमंत्री पद का चुनाव किसने जीता, यानी हु हैज ऑन द इलेक्शंस फॉर द पोस्ट ऑफ पीएम ऑफ त्रिनिदाद एंड टोबैगो? ऑप्शन ए यामांडू आरसी, ऑप्शन बी मार्क कार्नी, ऑप्शन सी कमल प्रसाद विशेश्वर और ऑप्शन डी नन ऑफ दीज।
तो इसका सही आंसर फ्रेंड्स की कमल प्रसाद बिसेश्वर जो है त्रिनिदाद और टोबैगो के प्रधानमंत्री पद का चुनाव जीता है। फ्रेंड्स कमल प्रसाद बिसेश्वर ने त्रिनिदाद और टोबैगो के प्रधानमंत्री पद का चुनाव जीत लिया। उनकी पार्टी यूनाइटेड नेशनल कांग्रेस ने संसद में 41 में से 26 सीटें जीती। कमल प्रसाद बिसेश्वर इससे पहले भी 2010 से 2015 तक देश के प्रधानमंत्री रह चुकी हैं। वे कैरेबियाई देश की पहली महिला प्रधानमंत्री भी रह चुकी हैं। चुनाव में उनकी जीत के बाद उन्होंने सार्वजनिक कर्मचारियों की सैलरी बढ़ाने, बुजुर्गों की पेंशन सुरक्षित करने और पेट्रोत्रिन पेट्रोत्रिन यानी राज्य की तेल कंपनी को फिर से खोलने का वादा किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत के पहले फाउंडेशन लैंग्वेज मॉडल के निर्माण के लिए भारत सरकार द्वारा किस कंपनी का चयन किया गया है, यानी विच कंपनी हैज बीन सेलेक्टेड बाय द गवर्नमेंट टू बिल्ड इंडियाज फर्स्ट फाउंडेशन लार्ज लैंग्वेज मॉडल अंडर द इंडियन एआई मिशन। ऑप्शन ए सर्वम एआई, ऑप्शन बी प्रथम एआई, ऑप्शन सी निश्चय एआई और ऑप्शन डी सार्थक एआई। तो इसका सही आंसर फ्रेंड इस सर्वम एआई जो है भारत के पहले फाउंडेशन लैंग्वेज मॉडल के निर्माण के लिए भारत सरकार द्वारा चयन किया गया है। देख लेते हैं इसके कुछ एडिशनल इंफॉर्मेशन को कि भारत सरकार ने इंडिया एआई मिशन के तहत देश का पहला स्वदेशी फाउंडेशन लैंग्वेज मॉडल लार्ज लैंग्वेज मॉडल यानी एलएलएम विकसित करने के लिए बेंगलुरु स्थित स्टार्टअप सर्वम एआई का चयन किया है। सर्वम एआई 3 अलग अलग मॉडल वेरिएंट बनाएगी। पहला सर्वम लार्ज यानी उन्नत तर्क क्षमता के लिए, दूसरा सर्वम स्मॉल यानी वास्तविक समय के अनुप्रयोग के लिए और तीसरा सर्वम एज यानी छोटे डिवाइसों के लिए। फ्रेंड्स इस परियोजना के लिए सर्वम को 4000 जीपीयू यानी ग्राफिक प्रोसेसिंग यूनिट उपलब्ध कराए जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सैटेलाइट बस एज ए सर्विस नामक पहल किसने शुरू की है, यानी हु हैज लॉन्च द इनिशिएटिव नेम्ड सैटेलाइट बस एज अ सर्विस। ऑप्शन ए इसरो, ऑप्शन बी डीआरडीओ, ऑप्शन सी इन स्पेस और ऑप्शन डी नीति आयोग। तो इसका सही आंसर फ्रेंड्स कि इन स्पेस ने सैटेलाइट बस एज अ सर्विस नामक पहल की शुरुआत की है। देख लेते हैं इसके कुछ एडिशनल इंफॉर्मेशन को कि सैटेलाइट बस एज अ सर्विस पहल इन स्पेस यानी इंडियन नेशनल स्पेस प्रमोशंस एंड ऑथराइजेशन सेंटर द्वारा शुरू किया गया है। इसके उद्देश्य जो है वो भारतीय निजी अंतरिक्ष कंपनियों को छोटे सैटेलाइट बस प्लेटफॉर्म डिजाइन और विकसित करने का अवसर देना है। भारत की आयात निर्भरता कम होगी और देश के अंतरिक्ष क्षेत्र में नवाचार को बढ़ावा मिलेगा। फ्रेंड्स इस बैच पहल 2 चरणों में लागू होगी। पहले चरण में 4 कंपनियों का चयन किया जाएगा, जबकि दूसरे चरण में 2 कंपनियों को उनके विकसित प्लेटफॉर्म के साथ पेलोड मिशन भेजने का मौका मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इंटरनेशनल चार्टर स्पेस एंड मेजर डिजास्टर्स में इसरो ने कितने समय के लिए नेतृत्व की भूमिका संभाली है, यानी इसरो एज्यूम द लीड रोल्स ऑफ द इंटरनेशनल चार्टर स्पेस एंड मेजर डिजास्टर्स फॉर व्हाट ड्यूरेशंस। ऑप्शन ए 3 मंथ, ऑप्शन बी 6 मंथ, ऑप्शन सी 1 मंथ 1 ईयर और ऑप्शन डी 2 ईयर। तो इसका साइंस और फ्रेंड इस 6 मंथ के लिए इंटरनेशनल चार्टर स्पेस एंड मेजर डिजास्टर में इसरो ने नेतृत्व को संभाली है। देख लेते हैं इसरो है तो बात कर लेते हैं इसरो के। इसरो जो है वो आपका इंडिया नेशनल स्पेस एजेंसी का ये पार्ट है। इसका हेडक्वार्टर कर्नाटक के बेंगलुरु में है। ये अंडर डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस के वर्क करता है। प्रेजेंट इनके चेयरमैन की बात करें तो भी नारायण इसरो के चेयरमैन हैं। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान इसरो ने इंटरनेशनल चार्टर स्पेस एंड मेजर डिजास्टर में 6 महीने के लिए नेतृत्व की भूमिका संभाली है, जो अप्रैल 2025 से शुरू हुई है। इस 6 महीने की अवधि में इसरो नेशनल रिमोट सेंसिंग सेंटर के माध्यम से वैश्विक आपदा प्रबंधन प्रयासों का समन्वय करेगा। इसरो की जिम्मेदारियों में एक्टिवेशन रिकेट्स को संभालना, सैटेलाइट उत्पादों को त्वरित वितरण, रणनीतिक योजना बनाना, प्रशिक्षण और आउटरीच गतिविधियों का संचालन इसमें शामिल है। फ्रेंड्स यह चार्टर्स 17 सदस्यीय संगठनों का सहयोग ढांचा है जो वैश्विक स्तर पर आपदा प्रबंधन के लिए पृथ्वी अवलोकन डेटा प्रदान करते हैं। इसरो इस चार्टर का संस्थापक सदस्य है और 2025 में इसका 25वां स्थापना वर्ष मनाया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है
कि अप्रैल 2025 में बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन के नए अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया है, यानी हु हैज बीन इलेक्टेड एज द न्यू प्रेसिडेंट ऑफ बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन यानी BWF इन अप्रैल 2025। ऑप्शन ए लू सेंगरोंग, ऑप्शन बी सियामेन ली, ऑप्शन डी पाल एरिक होयर लार्सन और ऑप्शन डी कुनिंग पतामा लिस्त दद्र कुल। तो इसका सही आंसर फ्रेंड्स कि कुनइंग पतामा लिस्व दत्र कुल जो है अप्रैल 2025 में बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन यानी BWA के नए अध्यक्ष के रूप में नियुक्त हुई हैं। देख लेते हैं इसके कुछ एडिशनल इंफॉर्मेशन को कि अप्रैल 2025 में कुनिंग पतामा लिस्व दत्र कुल यानी थाईलैंड के ये हैं वो बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन के नए अध्यक्ष चुना गया है। इन्होंने पाल एरिक होयर लार्सन का स्थान लिया है जिन्होंने 2013 से 12 वर्ष तक की अध्यक्ष के रूप में सेवा दी है। फ्रेंड्स कुनिंग पतामा जो है BWF की दूसरी महिला अध्यक्ष बन चुकी हैं। इनका चुनाव 26 अप्रैल 2025 को चीन के सियामेन में आयोजित 86वीं बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन वार्षिक आम बैठक में हुई है। वे बिना किसी विरोध के चुनी गई क्योंकि वे इस पद के लिए एकमात्र उम्मीदवार थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में भारत सरकार ने नई राष्ट्रीय विनिर्माण मिशन के लिए गठित अंतर मंत्रालय समिति का अध्यक्ष किसे कौन बना है, यानी रिसेंटली द गवर्नमेंट ऑफ द इंडिया हैज कंस्टिट्यूट एन इंटर मिनिस्ट्रियल कमिटी हेडेड बाय whom फॉर द न्यू नेशनल मैन्युफैक्चरिंग मिशन। ऑप्शन ए BVR सुब्रमण्यम, ऑप्शन बी दिनेश महेश्वरी, ऑप्शन सी BR गवई और ऑप्शन डी मीराबाई चानू। तो इसका सही आंसर है फ्रेंड्स कि BVR सुब्रमण्यम जो है वो भारत सरकार की नई राष्ट्रीय विनिर्माण मिशन के लिए गठित अंतर मंत्रालय समिति के अध्यक्ष बने हैं। देख लेते हैं इसके कुछ एडिशनल इंफॉर्मेशन को कि भारत सरकार ने बजट 2025-26 में घोषित नई राष्ट्रीय विनिर्माण मिशन की रूपरेखा तैयार करने के लिए एक अंतर मंत्रालय समिति का गठन किया है और इस समिति के अध्यक्ष नीति आयोग के CEO BR सुब्रमण्यम है। फ्रेंड्स समिति का कार्य जो है वो राज्य और घरेलू उद्योग के सहित सभी हितधारकों से परामर्श कर मिशन की रूपरेखा तैयार करना है। मिशन का उद्देश्य जो है वो मेक इन इंडिया पहल को बढ़ावा देना और व्यापार करने में आसानी, भविष्य के लिए तैयार कार्यबल, MSME क्षेत्र, तकनीक की उपलब्धता और गुणवत्ता वाले उत्पाद जैसे 5 मुख्य क्षेत्रों पर ध्यान केंद्रित करना है। मिशन के दायरे में छोटे, मध्य और बड़े उद्योग शामिल होंगे ताकि विनिर्माण के क्षेत्र में GDP की हिस्सेदारी बढ़ाई जा सके। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में चर्चा में रहा व्यास NV मोबाइल एप्लीकेशन क्या है, यानी व्हाट इज द व्यास NV मोबाइल एप्लीकेशन दैट इज न्यूज रिसेंटली। ऑप्शन ए ह्यूमन सेंसस, ऑप्शन बी एनिमल सेंसस, ऑप्शन सी मेराइन सेंसस, ऑप्शन डी डॉल्फिन सेंसस। तो इसका सही आंसर फ्रेंड कि मेराइन सेंसस से इसका संबंध है। देख लेते हैं इसके कुछ एडिशनल इंफॉर्मेशन को। व्यास NV एक मोबाइल एप्लीकेशन है जो भारत सरकार की 5वीं समुद्री मत्स्य जनगणना के लिए लॉन्च किया है। इस एप्लीकेशन को ICAR यानी सेंट्रल मेराइन फिशरी रिसर्च इंस्टीट्यूट CMFR ने विकसित किया है ताकि समुद्री मत्स्य क्षेत्र में डिजिटल, रियल टाइम और जियो रेफरेंस डेटा संग्रह किया जा सके। फ्रेंड्स व्यास नेव का उपयोग सुपरवाइजर द्वारा मछली को पकड़ने वाले गांवों, फिश लैंडिंग सेंटर्स एंड फिशिंग हावर्स की फील्ड वेरिफिकेशन के लिए किया जाएगा। इसका जो मुख्य उद्देश्य है वो समुद्री मछुआरा परिवारों, मछली पकड़ने की संरचना और संबंधित सामाजिक आर्थिक डेटा का सटीक और समय पर दस्तावेजीकरण करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट यानी सिप्री के रिपोर्ट वर्ल्ड मिलिट्री एक्सपेंडिचर ट्रेंड्स 2024 में भारत को कौन सा स्थान मिला है, यानी इंडिया हैज बीन रैंक्ड व्हाट नंबर इन स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट सिप्री रिपोर्ट ट्रेंड्स इन वर्ल्ड मिलिट्री एक्सपेंडिचर 2024। ऑप्शन ए सेकेंड, ऑप्शन बी थर्ड, ऑप्शन सी फोर्थ और ऑप्शन डी फिफ्थ। इसका सही आंसर फ्रेंड्स की फिफ्थ पोजीशन है, यानी स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट सिप्री की रिपोर्ट वर्ल्ड मिलिट्री एक्सपेंडिचर ट्रेंड्स 2024 में भारत का 5वां स्थान है। देख लेते हैं इसके कुछ एडिशनल इंफॉर्मेशन को कि स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट की रिपोर्ट वर्ल्ड मिलिट्री एक्सपेंडिचर ट्रेंड 2024 के अनुसार
भारत को विश्व में सैन्य खर्च के मामले में 5वां स्थान मिला है। 2024 में भारत का सैन्य खर्च 86.1 बिलियन डॉलर्स रहा, जो कि 2023 की तुलना में 1.6% अधिक है। शीर्ष 5 सैन्य खर्च करने वाले देशों में अमेरिका पहला स्थान पर है, चीन दूसरा, रूस तीसरा, जर्मनी चौथा और भारत जो है वो 5वां स्थान है। भारत का रक्षा बजट पाकिस्तान की तुलना में लगभग 9 गुना अधिक है और यह वैश्विक सैन्य खर्च का 3/2% है। रिपोर्ट में भारत की रक्षा आधुनिकीकरण और क्षेत्रीय सुरक्षा चिंताओं पर बढ़ते फोकस को रेखांकित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है और आज का अंतिम क्वेश्चन है कि हाल ही में 11वीं ब्रिक्स श्रम एवं रोजगार मंत्रियों की बैठक कहां आयोजित की गई, यानी वेयर वाज द 11th ब्रिक्स लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट मिनिस्ट्रीज मीटिंग हेल्ड रिसेंटली। ऑप्शन ए चाइना, ऑप्शन बी रसिया, ऑप्शन सी इंडिया और ऑप्शन डी ब्राजील। तो इसका सही आंसर है फ्रेंड्स कि ब्राजील में 11वीं ब्रिक्स श्रम एवं रोजगार मंत्रियों की बैठक आयोजित की गई है। से बात कर ले ब्रिक्स के बारे में कि सदस्य देश शुरुआत में ब्रिक्स में ब्राजील, रूस, भारत, चीन और दक्षिण अफ्रीका शामिल थे। 2024 में इसमें मिस्र, इथोपिया, ईरान, सऊदी अरब और संयुक्त अरब अमीरात जैसे देश भी शामिल हुए हैं। स्थापना 2001 में अर्थशास्त्री जिम ओनील ने गढ़ा था और उस समय इसका नाम ब्रिक था, यानी ब्राजील, रसिया, इंडिया और चाइना ही थे। लेकिन बाद में 2010 में दक्षिण अफ्रीका भी इसमें शामिल हो गया और अब यह जो है ब्रिक्स के नाम से जाना जाता है। उद्देश्य की बात करें तो ब्रिक्स का मुख्य उद्देश्य सदस्य देशों के बीच शांति, सुरक्षा और विकास को बढ़ावा देना है और एक बहुध्रुवीय विश्व व्यवस्था को स्थापित करना जो पश्चिम देशों के प्रभुत्व वाले संस्थानों जैसे आईएमएफ और विश्व बैंक का विकल्प बन सके। आर्थिक शक्ति की बात करें तो 2024 तक ब्रिक्स की विश्व की 40% से अधिक जनसंख्या का प्रतिनिधित्व करता है, 30% वैश्विक जीडीपी का हिस्सा है और वैश्विक ऊर्जा और संसाधनों के उत्पादन में महत्वपूर्ण योगदान देता है। फ्रेंड्स, ब्रिक्स ने नई विकास बैंक यानी न्यू डेवलपमेंट बैंक भी स्थापित किया है 2015 में, जिसका उद्देश्य है कि सदस्य देश और अन्य विकासशील देशों में बुनियादी ढांचा और सतत विकास परियोजना को का वित्त पोषित करना है। 11वीं ब्रिक्स श्रम और रोजगार मंत्रियों की बैठक 25 अप्रैल 2025 को ब्रासिलिया यानी ब्राजील में आयोजित की गई। यह बैठक ब्राजील की अध्यक्षता में हुई, जिसमें ब्रिक्स देशों के श्रम मंत्री और प्रतिनिधि शामिल हुए हैं। बैठक की प्रमुख विषय था कृत्रिम बुद्धिमत्ता, एआई और कार्य का भविष्य तथा कामकाजी दुनिया पर जलवायु परिवर्तन का प्रभाव और उचित बदलाव है। फ्रेंड्स, भारत की ओर से केंद्र श्रम और रोजगार राज्य मंत्री शोभा करंदलाजे ने भाग लिया और भारत के एआई, कौशल विकास और हरित नौकरियों से जुड़ी पहलू पर प्रस्तुत किया है। फ्रेंड्स, लास्ट वीडियो क्वेश्चन था कि द कश्मीरी साल उपन्यास किसने लिखा है। इसका सही आंसर था ऑप्शन ए रोजी थॉमस। आज का क्वेश्चन है कि हाल ही में 11वीं ब्रिक्स श्रम और रोजगार मंत्रियों की बैठक कहां आयोजित की गई। ऑप्शन ए चीन, ऑप्शन बी रूस, ऑप्शन सी भारत और ऑप्शन डी आपका ब्राजील। फ्रेंड्स, इसका आंसर कमेंट बॉक्स में जरूर दें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।